नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे अपने चैनल बायोनॉलेज पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि है पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय। यानी जो पेनक्रियाज जो हुआ करती है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता है। चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या फिर वो कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम ही क्यों न हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक जरूर देखना, और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय। तो इसके बारे में देखेंगे ये कहाँ पर स्थित होती है, और जब इससे जो हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं, इनकी कमी से कौन सा रोग हुआ करता है। तो मेनली जो रोग हुआ करता है वो होती है डायबिटीज। तो डायबिटीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो पेनक्रियाज जो ग्लैंड्स हुआ करती है, यह एक मिक्सेड ग्लैंड होती है, यानी कि एक मिश्रित ग्रंथि हुआ करती है। इस मिश्रित जो ग्रंथि हुआ करती है, इसका अर्थ होता है कि इसका जो फंक्शन हुआ करता है वो एक्सोक्राइन पोजीशन और एक एंडोक्राइन पोजीशन, इसमें दोनों तरह के इसमें जो पार्ट्स हुआ करते हैं। यानी कि एक्सोक्राइन की तरह, यानी कि ये एक बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह भी ये काम करती है, और एंडोक्राइन की तरह भी ये काम करती है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी ये काम करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी पोजीशन क्या हो करती है। तो पोजीशन यानी कि स्थिति क्या होती है, ये हमारी बॉडी में कहाँ पर स्थित हुआ करती है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो यह आमाशय यानी स्टोमच के पीछे यू आकार की ग्रगड़ी यानी कि ड्यूडेनियम के मध्य स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है ये स्टोमच, यानी कि आमाशय जो होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हो करती है उसमें उस स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट जो हो करता है, यानी कि जो डुडेनम जो हो करता है, वहां पर ये स्थित हुआ करती है। यानी इस तरीके से ये अटैच हुआ करती है, जैसे कि यहाँ पर अगर स्टोमच को मान लें इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से ये हुआ करती है। तो कहाँ पर ये स्टोमच के पीछे, यानी ये क्या है इसका पीछे का हिस्सा, और यू आकार की घड़ी यानी डुडेनियम के उससे होती है ये। तो इस तरीके से ये एक आहार नाल जो हो करती है उससे एक दूसरे के पेट साइड पर ये लगी हुआ करती है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके क्या कलर हुआ करता है। तो किस कलर की होती है, ये पिंक कलर की हुआ करती है, यानी ये गुलाबी कलर की हुआ करती है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो ये 15 सेंटीमीटर लंबी हुआ करती है। यानी लगभग अगर हम माने तो ये करीब करीब मार्केट की लंबाई के समान हुआ करती है, यानी थोड़ा लंबाई भी हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं इसका वेट कितना होता है। इसका वेट होता है 50 से 85 ग्राम हुआ करता है, यानी कि 50 से 85 ग्राम हुआ करता है, जो कि अगर हम कंपेयरिंग करें तो एक मार्कर के समान ही हुआ करता है। और अगर हम बात करें इसकी थिकनेस, यानी कि जो इसकी मोटाई से हुआ करती है, तो वो हुआ करती है 2.5 सेंटीमीटर हुआ करती है। यानी अगर हम इसकी पूरी अगर शेप की बात करें तो एक मार्कर की तरह हम ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा हुआ करती है। कितनी हुआ करती है, 2.5 सेंटीमीटर हुआ करती है। और लेंथ जो हुआ करती है वो एक मार्कर की तरह हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि 15 सेंटीमीटर हुआ करती है। तो अगर हम बात करें अब जो ये ग्लैंड्स हुआ करती है, यानी कि जो ग्रंथि हुआ करती है, पेन की जो ग्रंथि हुआ करती है, उसमें जो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक मिश्रित ग्रंथि हुआ करती है। कैसी ग्रंथि हुआ करती है, मिश्रित ग्रंथि हुआ करती है। यहाँ बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस जो ये ग्लैंड हुआ करती है, इसमें दो तरीके की भाग हुआ करते हैं, यानी दो तरीके की इसमें पोजिशन हुआ करती हैं। एक तो हुआ करता है एक्सोक्राइन पोजीशन, और एक होता है एंडोक्राइन पोजीशन। यानी कि एक्सोक्राइन का मतलब होता है बाहर, यानी कि बहिस्रावी जो ग्रंथि हुआ करती है ना, वो वाला पार्ट। यानी कि अगर हम इस तरीके से अगर समझें यहाँ पर, जैसे कि ये है, इसकी अगर टीएस काटते हैं तो इसके चारों ओर इस तरह से, तो इस वाले जो आउटर जो पोर्शन होता है, इसे हम एक्सोक्राइन पोर्शन मान सकते हैं, क्योंकि एक बहिस्रावी ग्रंथि की तरह एक कार्य करता है। और जो अंदर वाला है, इसे हम एंडोक्राइन की तरह मान सकते हैं, क्योंकि ये वाला एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम क्या करता है।
क्लियर ना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक्सोक्राइन जो पोजीशन हुआ करती है तो इसमें कौन सी सेल्स हुआ करती हैं। तो इसके अंदर जो हुआ करती हैं वो होती हैं एसिनी। कौन सी हुआ करती है? एसिनी हुआ करती हैं, जो कि 99% हुआ करती हैं। पूरे ग्लैंड्स के अगर हम मुकाबले में अगर बात करते हैं तो इसमें 99% एसिनी हुआ करती हैं, यानी मेनली इसमें एसिड ही हुआ करती हैं। और अगर हम एंडोक्राइन पोजीशन की बात करते हैं तो इसमें जो हो करती हैं ये होती हैं आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की दूध कोशिकाएं हुआ करती हैं। और ये जो हुआ करती हैं केवल 1% हुआ करती हैं। ओके, तो ये जो हुआ करती हैं लैंगरहैंस आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की दूध कोशिकाएं 1% और ऐसी हुआ करती है कितनी? 99% हुआ करती है। तो अब ये जो एसिनी हो करती हैं, ये एसिनी जो हो करती हैं ये अग्न्यासी रस, कौन सा रस? अग्न्यासी रस, यानी पेनक्रिएटिक जूस को रिलीज किया करती हैं। कौन सा करती हैं? पेनक्रिएटिक जूस का रिलीज किया करती है, यानी इनसे कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है, इनसे केवल और केवल पेनक्रिएटिक जूस ये निकलता है। और ये जो हुआ करता है पेनक्रिएटिक जूस, ये कंटेन करता है डाइजेस्टिक एंजाइम्स, यानी ये पाचक एंजाइम जो हुआ करते हैं वो इसमें हुआ करते हैं, यानी पाचन में, यानी भोजन का जो पाचन क्रिया जो करते हैं उसमें इसकी भूमिका रह करती है। तो अब जो हम इसके बारे में देखते हैं, जो लैंगरहैंस की जो कोशिका हुआ करती हैं, ये एक कोशिकाओं का समूह हुआ करती है, बहुत सारी कोशिकाएं हुआ करती हैं। तो इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं हुआ करती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर हुआ करती हैं अल्फा सेल्स हुआ करती हैं, जो कि 15% से 25% हुआ करती हैं। कितनी होती है? 15% से 25% हुआ करती हैं। और इसके अंदर बीटा सेल्स भी होती हैं। कौन सी होती हैं? बीटा सेल्स भी होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हुआ करती हैं। कितनी? 60 से 65% हुआ करती हैं। और इसके अंदर डेल्टा सेल्स भी हुआ करती हैं। कितनी हुआ करती है? ये होती है 10%। और इनके अलावा भी अभी कुछ ही सालों में पता चला है कुछ और नई कोशिकाएं हुआ करती हैं, वो होती हैं पीपी सेल्स। पीपी सेल्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। ऐसा अभी कुछ ही सालों में इसके इन पर भी रिसर्च हुई थी। तो अब ये जो सेल्स हुआ करती हैं अल्फा, बीटा, गामा और पीपी सेल्स, 4 प्रकार की कोशिकाएं इसमें हुआ करती हैं। तो अब ये जो अल्फा सेल्स हुआ करती हैं, यह बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर करूँगा। तो इसमें इससे जो हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं उसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप लोग बहुत ध्यान से देखते जाना बस। तो जो ये अल्फा सेल्स हुआ करती हैं, ये 15 से 25% क्या बनाती हैं? ये क्या सीक्रेट करती हैं? ये करती हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन नामक एक हार्मोन हुआ करता है, उसको सीक्रेट किया करती हैं। इनका काम क्या होता है इनके भी बारे में बताएंगे। तो और बीटा जो सेल्स हुआ करती हैं वो सीक्रेट करती हैं इंसुलिन हार्मोन। क्या? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन हार्मोन। और ये जो डेल्टा सेल्स हुआ करती हैं, ये सोमेटोस्टेटिन नामक जो सोमेटोस्टेटिन का एक रस हुआ करता है, उसको सीक्रेट किया करती हैं। तो ये जो सोमेटोस्टेटिन हुआ करता है ये भी एक भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ करता है। और पीपी सेल्स से भी कुछ ये जो पीपी सेल्स जो हुआ करती हैं ये भी भोजन को पचाने में भी हेल्पफुल हुआ करती हैं। तो इनसे निकलता है एक सोमेटोस्टेटिन। यहाँ पे भी जगह नहीं है तो इस वजह से मैं लिख नहीं पा रहा, लेकिन आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकागोन। और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट हो करता है। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में, यानी इस पूरे टॉपिक में हम इन्हीं हार्मोन्स पर चर्चा करेंगे, ग्लूकागोन और इंसुलिन, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आया कर। देखते हैं जो पेनक्रियास जो ग्लैंड्स हुआ करती है, इससे जो हार्मोन जो सीक्रेट हुआ करते हैं, जो कि अभी मैंने बताया था ग्लूकागोन, और जो इंसुलिन जो हार्मोन सीक्रेट्स हुआ करते हैं, जो कि अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स से सीक्रेट हुआ करते हैं, तो उनके बारे में
हम देखेंगे उनके क्या क्या कार्य हुआ करते हैं, यानी क्या क्या उनके फंक्शंस हुआ करते हैं, क्या क्या उनकी वर्किंग हुआ करती है, उनके बारे में देखेंगे। तो मेनली ये जो काम क्या करते हैं, ये जो काम कहते हैं एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं। यानी कि जो ग्लूकागोन जो हार्मोन हुआ करता है वो क्या करता है, वो जो ग्लूकोज जो हुआ करती है हमारे ब्लड में उसके लेवल को बढ़ा देता है। यानी कि जब हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो वो क्या करेगा, उसके लेवल को बढ़ा देगा। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, यदि ग्लूकोज में सॉरी ब्लड में यदि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसके लेवल को कम कर देगा। तो ये एक दूसरे का विपरीत ये काम क्या करते हैं। तो और यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी रहते हैं, इसीलिए इसमें इन पॉइंटों को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और मैंने यहाँ पर एक तरफ लिखा है ग्लूकागोन हार्मोन्स के कार्य और एक तरफ लिया मैंने इंसुलिन हार्मोन्स। इस तरह से आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी सिंपल वे में कोई भी नहीं समझाएगा। जो ग्लूकागोन जो हार्मोन हुआ करता है वो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ करता है, और जबकि जो इंसुलिन जो हार्मोन हुआ करता है वो 51 यानी कि 51 अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ करता है, जो कि दो चेनों में हुआ करता है। चेन ए, कौन सी, फर्स्ट चेन ए, जो कि इसके अंतर्गत कितने आते हैं, 21 अमीनो अम्ल आते हैं। बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर, चेन ए जिसके अंतर्गत कितने आते हैं, 21 यानी 21 अमीनो अम्ल आते हैं, जबकि चेन बी इसके अंतर्गत कितने आते हैं, 30 अमीनो अम्ल आते हैं, यानी कि अमीनो एसिड आते हैं। आप देखो 21 और 30 कितने हुए, 51 हुए ना। अब ये जो चेन हुआ करती हैं, चेन ए और चेन बी, जो 51 जो अमीनो अम्ल हैं ये दो चेनों में होते हैं, चेन ए और चेन बी, इनमें ही कनेक्टेड होते हैं आपस में। अब ये जो कनेक्टेड जो रहते हैं दोनों जो चेन हैं वो कौन सी किससे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, कौन सा हुआ करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये आपस में जुड़ी रहती हैं दोनों की दोनों चेन। क्लियर ना इतना। तो अब इसके बाद हम देखते हैं जो इंसुलिन जो हार्मोन होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 6000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और इसकी जो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर दी थी वो ए एफ सेंगर ने दी थी। तो ए एफ सेंगर ने इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि ये फर्स्ट फर्स्ट प्रोटीन हार्मोन है जो कि लेबोरेटरी में एक सिंथेसिस की थी, यानी बनाई गई थी। और प्रोटीन से इंसुलिन हार्मोन ये सबसे पहले आइसोलेट की गई थी और इसे सिंथेसिस भी किया था, इसके क्रिस्टल्स भी बनाए गए थे। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके सबसे पहले वर्किंग हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर की तरह कार्य करता है, जिससे रक्त में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। किसकी तरह काम करता है, हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब होता है ज़्यादा, क्या ज़्यादा, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है ना, क्लियर ना। अब इधर देखते हैं हम इसके विपरीत ये क्या काम करता है। तो ये काम करता है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को प्रेरित कर ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज क्या ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को प्रेरित करता है, यानी ऑक्सीडेशन कर देता है ग्लूकोज का। ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट क्लियर ना। तो इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट कहता है यह ग्लूकोन्यूजेनेसिस को लिवर में प्रेरित करता है। किसमें प्रेरित करता है, लिवर में ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस को प्रेरित करता है। अब ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो ये एक प्रोसेस हुआ करती है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो अमीनो एसिड जो हुआ करते हैं वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं। किसमें बदलते हैं, वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं अमीनो एसिड। सिंपल सी बात है, ये ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो इसमें पूरा का फ्लो जो उसकी जो वर्किंग होती है वो ग्लूकोज को बनाने का ही काम होता है। तो अमीनो एसिड किसमें बदलते हैं, ग्लूकोज में बदलते हैं। अब इसके विपरीत ये इंसुलिन क्या काम करता है, तो वो काम करता है ग्लूकोन्यूजेनेसिस। क्या, ग्लूकोन्यू
जेनेसिस, और जहाँ पर थी एक ग्लूकोनियोजेनेसिस, कहाँ पर थी, लीवर में थी। और इसमें क्या था, ग्लूकोज फॉर्म हो रही थी। बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को संदमित करता है। क्या करता है ये, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों की दोनों प्रोसेस को क्या करते हैं, संदमित कर देता है। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस अभी हम यहाँ पर देखते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन जो हुआ करता है, क्या, जो ग्लाइकोजन जो हुआ करता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। तो यहाँ पर तो जो ग्लाइकोन जो हार्मोन हुआ करता है वो क्या करता है, ग्लाइकोनियोलाइसिस में को प्रेरित कर देता है, जिसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है। और यहाँ पर क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों की दोनों प्रोसेस को संदमित करता है, रोक देता है इनको, यानी ग्लूकोज का फॉर्म ही नहीं हो पाता, लेकिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित कर देता है, जिससे इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज हुआ करती है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी टूट जाती है, किसमें, ग्लाइकोजन में टूट जाती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, एक प्रोसेस तो थी क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें अमीनो एसिड ग्लूकोज में फॉर्म होता है। किसके कारण होता है, वो ग्लूकागोन हार्मोन्स के कारण हुआ करता है। जबकि यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस नहीं होती, संगत हो जाती है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस यहाँ पर प्रेरित होती है। किसके कारण होती है, वो भी ग्लूकागोन हार्मोन से हुआ करता है, उसके कारण, और फिर बदल जाता है वो किसमें, ग्लूकोज में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों दोनों प्रोसेस संगमित हो जाती हैं, बिल्कुल भी ग्लूकोज फॉर्म नहीं होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट, यह लिपोलाइसिस को प्रेरित करता है। किसे प्रेरित करता है, लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस भी एक प्रोसेस होकर इसके अंतर्गत लिपिड जो होती है वो फैटी टिश्यूज में बदल जाती है, फैटी टिश्यूज में बदल जाती है। और हमारे यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रमोट लिपोजेनेसिस। तो यहाँ पर क्या होता है, लिपोजेनेसिस यानी जो लिपिड्स होती है उसका फॉर्म होता है। क्या होता है, लिपिड जो होता है उसका फॉर्म होता है, जबकि लिपोलाइसिस को संदमित करता है। जबकि यहाँ पर जो लिपोलाइसिस जो प्रोसेस थी, जिसके अंतर्गत जो फैटी टिश्यूज जो बनने थे, लिपिड टूट के क्या बननी थी, फैटी टिश्यूज में बदलनी थी, तो वो प्रोसेस तो होती है संदमित। और यहाँ पर जो लिपोजेनेसिस यानी लिपिड बन जाती है। तो बाद में इस जो वर्किंग है, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हार्मोन्स हैं, यानी जो इंसुलिन हार्मोन है, इसकी यदि ये हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होने लग जाए या फिर कम मात्रा में सीक्रेट होने लग जाए, ऐसी भी तो कंडीशन बन सकती है ना। तो इस कंडीशन में कौन सा रोग होगा, तो उनके बारे में हम देखते हैं। यानी कि इन हार्मोन्स की कमी से होने वाले रोग या फिर अतिस्राव से होने वाले रोग, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, यानी कि जो इंसुलिन जो हार्मोन हुआ करता है उसका अल्पस्राव होना। यानी कि जब इंसुलिन जो हार्मोन है उसका हमारी बॉडी में कम सिक्रेशन होने लगे, यानी उसका सिक्रेशन कम हो जाए, कम मात्रा में, तो उसकी वजह से हमारी बॉडीज में क्या बीमारी हो सकती है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो यदि हमारे बॉडी में यदि जो इंसुलिन जो हार्मोन हुआ करता है, जो कि क्या करता है, जो ग्लूकोज जो हुआ करता है हमारे ब्लड में, उसके लेवल को कम करता है। तो इस काम को ध्यान रखना। तो इसकी वजह से जो रोग हुआ करता है वो होता है डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि शुगर डिसीज हुआ करती है, यानी जिसे हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं। यानी कि शुगर की बीमारी हो जाती है यदि व्यक्ति में क्या हो, इंसुलिन का लेवल कम हो जाए। यदि इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है उसमें, डायबिटीज जो रोग हो जाता है उसमें, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस रोग होता है। तो अब जो रोग जो है डायबिटीज वाला, उसकी क्या कंडीशन, उसमें क्या क्या मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो नजर आते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो उसमें कैरेक्टर्स नजर आता है वो होता है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि
उसके रक्त में क्या हो जाएगा, शर्करा का लेवल बढ़ जाएगा। डायबिटीज का पेशेंट है, यानी कि इंसुलिन का कम स्राव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब ग्लूकोज की खपत नहीं होगी, यानी उसका यूज नहीं होगा, तो फिर उसका तो लेवल बढ़ ही जाएगा। और दूसरा जो करेक्ट है वो है पॉलीयूरिया, यानी कि बहुमूत्रता। इस रोग में क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज इन यूरिन, यानी कि जो जो यूरिन जो है, यानी जो पेशाब जो है, उसमें वाटर जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी एक्सक्रीशन ज्यादा मात्रा में होने लग जाता है उसका। तो तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, ग्लाइको सूर्या। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज मूत्र के साथ उत्सर्जित होगा, यानी कि जो मूत्र है उसके भी साथ क्या होने लग जाता है, ग्लूकोज सीक्रेट होने लग जाता है इस रोग में। तो इसके बाद चौथा पॉइंट, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब उसके अंदर जब वाटर जब बहुत ज्यादा एक्सक्रीट होगा बॉडी से हमारी से, तो हमारी बॉडी में क्या होगी, पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी को पूरी करने के लिए हमें क्या होगा, प्यास लगेगी ज्यादा ज्यादा। तो पॉलीडिप्सिया जो हो करती है वो यही कंडीशन होती है कि इस कंडीशन में प्यास अधिक लगती है, यानी प्यास अधिक लगना ही क्या होता है, एक पॉलीडिप्सिया होता है। और और क्या होता है इसमें, और होता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मतलब अत्यधिक भूख लगना। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हुआ करते हैं एक डायबिटीज पेशेंट के। क्या क्या हुआ करते हैं, पॉलीफेजिया यानी अत्यधिक भूख लगने लगती है उस व्यक्ति को, और पॉलीडिप्सिया यानी कि अत्यधिक प्यास लगने लग जाती है, और ग्लाइकोसूरिया यानी कि मूत्र के साथ में ग्लूकोज सीक्रेट होने लग जाती है, और क्या होती है, पॉलीयूरिया यानी बहुमूत्रता होने लग जाती है। तो अब ये तो थे कैरेक्टर्स किसके बारे में, हाइपो सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। अब हम देखते हैं हाइपर, यानी अत्यधिक मात्रा में यदि सीक्रेट होने लग जाए तो यदि इंसुलिन हमारी बॉडी में अत्यधिक मात्रा में सीक्रेट होने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि जो जो ग्लूकोज है उसका लेवल जो हमारी बॉडी में जो रहना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा। डाउन चला जाएगा तो इसका मतलब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की जो मात्रा है उसकी कमी हो जाएगी। तो इसी के बारे में देखेंगे, तो देखते हैं अपना हाइपर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन का अतिस्रावण। यदि इंसुलिन का अतिस्रावण हो जाएगा तो क्या होगा, तो इसमें ग्लूकोज का लेवल रक्त में गिर जाएगा। क्या हो जाएगा, रक्त में ग्लूकोज का लेवल गिर जाएगा। तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कम कम होगी ग्लूकोज की मात्रा, है ना। तो इसे हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज जो है उसका लेवल हमारी बॉडी में कम हो गया। और जब ग्लूकोज का जब लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो उसकी पूर्ति के लिए जो ब्लड जो होता है उससे ग्लूकोज को जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वहां से ले लेती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है उसमें जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी जो कोशिकाएं हुआ करती हैं, जो तंत्र जो हुआ करता है वो भी अफेक्टेड हो जाता है, यानी जो रेटिना जो हुआ करता है हमारी आंखों का वो भी अफेक्टेड हुआ करता है। तो हमने देखा था किसके बारे में, पेनक्रियास जो ग्लैंड्स हुआ करती है उसके बारे में, जो इसकी जो हार्मोन्स हुआ करते हैं इनके बारे में, और इनकी कमी से क्या रोग हुआ करते हैं, जो डायबिटीज हुआ करती है उसके बारे में, उसके जो क्या क्या कैरेक्टर्स हुआ करते हैं, इन सारी बातों को हमने इस वीडियो में कवर किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों को फुल समझ में आया होगा। तो आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।